अब की बार किसकी सरकार? ये सवाल इस वक्त बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसके जहन में यही सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार। क्योंकि लड़ाई बहुत कड़ी है। कड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बिहार ही नहीं पूरे देश में बनाया जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि अगर एनडीए सरकार बन रही है तो एनडीए सरकार बहुत सारी रणनीतियों को या हथकंडे अपनाकर, अब उसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि बहुत सारे नकारात्मक प्रयासों से एनडीए की सरकार बनती है, लेकिन ये चुनौती विपक्ष के सामने भी है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो लगातार कमाल भी दिखाती रही है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार को अपदस्थ करने की जो कोशिश है, उनको सत्ता से हटाने की जो विपक्ष की कोशिश है, वो कामयाब होगी या नहीं? दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। पहले तो सीधे बताइए क्या माहौल है बिहार में? देखिए, आज अगर पूरे बिहार के माहौल को आप देखिए तो बिहार के लोग इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास के द्वारा जो विकास का काम किया गया है जी, जनता विकास को पसंद करती है। और बिहार के अंदर जो विकास हुआ है, जिस तरह से एक लंबा लकीर विकास का खींच दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के किसी नेता के पास ये हिम्मत है कि वो विकास पर किसी तरह का कोई इस सरकार की चर्चा कर ले। और जनता सरकार को चुनती भी है इसी के लिए कि उसको विकास हो, उस राज्य का विकास हो, मूलभूत सुविधा उसको मिले। तो जनता एनडीए के इस सरकार को पसंद कर रही है। किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव इतने लंबे काल के शासन के बाद भी नहीं है, और फिर से एनडीए सरकार। आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिद्धांतों की ज़रूरत हो और बहुत सैद्धांतिक तरीके से हो, इसकी भी कोई बाध्यता नहीं होती है। चुनाव लड़ने के लिए हर तरीके अपनाए जाते हैं। मुद्दा विकास का नहीं होगा, मुद्दा एसआईआर का भी हो जाएगा, मुद्दा कुछ भी हो सकता है। एसआईआर का मुद्दा जिस वक्त पूरे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन का रूप दे दिया गया और कहा गया कि एक ऐसी धांधली की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जिसके तहत एनडीए सरकार अपने आप को चाहती है कि हम सत्ता से कभी बाहर ही ना हटें। आपने देखा कि जब एसआईआर को लेकर के बिहार के धरती पर कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, एक भी मतदाता एसआईआर के पक्ष या उनके यात्रा के या एसआईआर के खिलाफ या उनके यात्रा के पक्ष में मतदाता के बीच कोई असर नहीं पड़ा। नहीं तो ये जो हजारों लोग चल रहे थे वो कौन थे? कोई भी राजनीतिक दल जब यात्रा निकालेगा या रोड पर रोड शो करेगा तो उनके कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से वहाँ आएंगे। ये पूरे यात्रा में आप देखिए तो उनके दल के लोग उस यात्रा के कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन आपने किसी मतदाता को पूरे आप उस एसआईआर का जो यात्रा का काल है, आप एक भी मतदाता का कोई रोष या किसी तरह का बयान किसी भी अखबार में या किसी चैनल में मतदाता का दिखाइए नहीं। मैं राजद, मैं कांग्रेस, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन एक भी मतदाता का बयान आपके जी न्यूज़ के चैनल पर भी मैं देख रहा था, सभी चैनल को मैं देख रहा था, मतदाता का बयान एक भी नहीं आया। नहीं तो कार्यकर्ता जो है वो भी मतदाता है ना, कार्यकर्ता भी तो मतदाता है और बिहार का ही वोटर है। कार्यकर्ता की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन अगर जब उनके नेता आएंगे तो निश्चित रूप से वो उनके लिए खड़ा होंगे। लेकिन अगर एक माहौल बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित तो करते हैं। मैं उसका बहुत आसान जवाब दे देता हूं जी कि यात्रा के बाद जब दिल्ली के नेता जो यात्रा पर आए थे और यात्रा के बाद आपने देखा कि वो सैर सपाटा पर निकल गए, कितने गंभीर थे वो, और उनके जाने के बाद आज बिहार की जनता जब एनडीए का हमारा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तो एक हुजूम, और वो भी
पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो विधानसभा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, अगर 10,000 लोग एक विधानसभा में आ रहे हैं तो 5,000 से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। तो एसआईआर का अगर थोड़ा भी माहौल होता तो लोग एक दिन बाद भूल नहीं जाते और नेता भी जो है देश छोड़ करके कहीं घूमने नहीं चल जाते। तो एसआईआर कहीं ना कहीं जो है उसका टायर पंचर हो गया बिहार में। पिछले दिनों आपने महिलाओं का जिक्र भी किया था और आप महिला की बात अभी भी कर रहे हैं। मैं महिलाओं पर ही आता हूं। महिलाओं को लेकर क्या लगता है आपको कि बिहार की आबादी जो नीतीश कुमार, आधी आबादी जो नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती रही, या कहा जाता था कि नीतीश कुमार से बहुत प्रभावित होती हैं महिलाएं, क्या इस वक्त वही माहौल है? क्योंकि एक माहौल तो ये भी बन रहा है कि महिलाएं भी अब बट गई हैं। बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की है जो कह रही है कि नहीं, नीतीश कुमार ने जो हम लोगों के लिए प्रयास किए वो पूरी तरह से सार्थक या कामयाब नहीं हुए। ऐसा नहीं है, आज तक एक भी महिला मैंने नहीं देखा पूरे बिहार के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी ने काम किया है। मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार एक बेहतरीन सोशल इंजीनियर है, सोशल रिफॉर्मर है, और जो लकीर उन्होंने खींच दिया महिला के सशक्तिकरण में, मुझे नहीं लगता है देश में अभी किसी अन्य राज्य में इतना महिला सशक्तिकरण हुआ होगा। आप देखिए, हमारे यहाँ जब आप पुलिसिंग व्यवस्था देखेंगे तो महिलाएं आपको राइफल और बंदूक और रिवॉल्वर लेकर के और पुलिसिंग व्यवस्था में पूरे बिहार में दिखाई पड़ेंगी। अगर आप त्रिस्तरीय पंचायती राज नगर निकाय की बात करें तो 50% महिलाओं को आरक्षण जनप्रतिनिधि, जो हमारा स्थानीय निकाय लोकल बॉडी है, वो तो पक्का है 50%। उसके अलावा यहाँ तो करीब करीब 60% महिलाएं आज हमारा ग्रास रूट स्थानीय लोकल बॉडी में जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, अगर आप आइए, आप जिसकी बात कर रहे हैं आरक्षण और रिजर्वेशन से ही सारी चीजें और सशक्तिकरण हो जाए, जरूरी नहीं है। मैं आ रहा हूँ, बस 2 लाइन में बता रहा हूँ आपको। जीविका दीदी पूरे देश ने अडॉप्ट किया, बाद में आजीविका। जीविका दीदी करीब 2,67,00,000 से ज्यादा। जीविका दीदी का जो सशक्तिकरण हुआ है पूरे बिहार के अंदर, ये क्रांति है साहब। इसको आप निगेटिविटी पॉजिटिविटी में नहीं ले सकते। जो क्रांति जीविका दीदी के द्वारा इस बिहार के अंदर हुआ है वो अपने आप में उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कभी आप गांव में जाइए तब आपको पता चलेगा कि जिस बिहार की महिलाएं 2005 के पहले घर से निकलने में भी डरती थीं और महिलाएं कभी सोच नहीं सकती थी। हम कभी कभी बोलते हैं, जिस समय देश के कुछ लोग अपने आप को, जो 70 साल का कांग्रेस का शासन रहा, तो हम एक कभी कभी गुनगुना बोलते हैं इस बात को कि जब हमारी गांव की माँ बहनें तंग कपड़े पहनती हैं तो वो जाहिल कहलाती हैं, गरीब कहलाती हैं। वहीं पर शहर की महिलाएं अगर तंग कपड़े पहनती है तो हम उनको मॉडर्न कहते हैं। आज बिहार की महिलाएं उस चीज से ऊपर उठ गई और बिहार की महिलाएं आज जो सशक्तिकरण हुआ है जीविका दीदी के माध्यम से, आंगनवाड़ी या हमारा विभिन्न तरीके से, हाँ, वो अद्भुत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने महिलाओं की सोच को बदल दिया या समाज की सोच को बदल दिया? महिलाओं के सोच से महिलाओं को जज महिलाओं का सोच बिहार में बदला। और आज आपने कपड़ों का, पहनावे का जिक्र किया। क्या आप ये मानकर चलते हैं कि आपने इतनी सोच बदल दी है कि पहनावे से महिला को जज नहीं किया जाता बिहार में? अब बिहार की महिलाएं अपने, हाँ, काम के नाम पर पहचानी जाती है। आज बिहार की महिलाएं का पहचान हो गया है कि वो स्वावलंबी होती जा रही हैं। मैंने जीविका दीदी का चर्चा किया, कोई मामूली नहीं होता है। 3.25 करोड़, हाँ, 3.25 करोड़, जहां की वो शायद उतने परिवार होंगे। इसीलिए आपको लगा कि आखिर में जब चुनाव का समय है तो जीविका दीदियों के लिए भी कुछ अच्छा कर देते हैं। आज नहीं, शुरू से जीविका दीदी आज से नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार जी जीविका दीदी के लिए आज करीब 15 वर्षों से, और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं
कि आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। चलिए एक सवाल मैं आपकी पार्टी से लेता हूं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने बहुत किया, महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए किया, वो एक तरफ रखते हैं। नीतीश कुमार जब कर रहे हैं काम तो आपके साथ भी सरकार में रहे हैं और महागठबंधन के साथ भी सरकार उन्होंने चलाई है। इस चुनाव में बीजेपी की क्या भूमिका होगी? बीजेपी किस तरीके से अपनी भूमिका को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़े फलक पर साबित करेगी? जो 2025 का चुनाव है, हाँ, ये एनडीए चुनाव लड़ रही है और हम चट्टानी एकता के साथ एनडीए के फॉर्मूला पर और एनडीए सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर के हम मतदाता के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है शुरू से, लोग भी कहते हैं। और हमारा संगठन जितना जमीन के नीचे होता है उतना जमीन के ऊपर होता है, यानी हम कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और आने वाले समय में एनडीए के एक एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और जो हमारा संगठन का ताकत है वो पूरा ताकत उस चुनाव में साथ रहे। 2005 से 2025 के बीच में फर्क बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे जवाब चाहूंगा। 2005 में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में, 2010 में छोटे भाई की भूमिका में, 2015 में दुश्मन की भूमिका में, 2020 में फिर छोटे भाई की भूमिका में, 2025 में क्या ये पहला मौका है जब विधानसभा में आपकी सीटें ज्यादा हैं नीतीश कुमार से और तब आप चुनाव में जा रहे हैं? एक नया फॉर्मूला आया है। क्या फॉर्मूला है? बड़े भाई मोदी जी वहाँ हैं, हाँ, छोटे भाई नीतीश जी यहाँ हैं। नीतीश जी बिहार के हमारे नेतृत्व करता है। नहीं, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा अगर आप ये कह रहे हैं तो, यानी बिहार में भी वही होना है, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी? नहीं, बिहार नहीं, हाँ, देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में हमारे नेतृत्व और नेता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में नेतृत्व करता तो मैं वही बात बता रहा हूं जी जी कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी अब सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए है। मैं इसको अब देश स्तर पर ले जा रहा हूं। ठीक है कि पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी आने वाले बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। मैंने इसलिए पहले से उदाहरण से तुलना की कि 2010 में जब नीतीश कुमार 115 विधायक लेकर आए थे जीतकर, आपके भी शायद 91 या 92 विधायक थे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने आपको छोड़ा 2013 में। 2015 में वो आरजेडी के साथ चले गए। 2020 में जब आप लोग साथ आए तब भी सीटों का फासला बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक सीट का अंतर था आप लोगों का मेरे ख्याल से। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो आपने जीतन राम मांझी को और मुकेश सैनी को सीटें देने के बाद आपकी सीटें कम रहीं नीतीश कुमार से। मैं इसलिए 2025 पर जोर दे रहा हूं कि इस बार आपके विधायक सदन में सबसे ज़्यादा हैं, नीतीश कुमार आपसे बहुत पीछे हैं। तो समीकरण क्या होंगे? मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, इसको देश पर न ले जाएं। नीतीश कुमार हमारे एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। बात ही नहीं की अभी, तो मैं नेतृत्व पर आऊंगा आगे। अभी मैं पूछ रहा हूं समीकरण क्या होंगे? बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, छोटे भाई की भूमिका? एनडीए, इस बार एनडीए, इस बार कोई बीजेपी जदयू या ये नहीं, इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है। तो मतलब जुड़वा भाई की भूमिका में तो वो भी बताइए ना। फिर मैंने कहा ना कि इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी, इस बार किसी दल का उम्मीदवार नहीं होगा। भाई एक घर में 5 भाई भी होते हैं ना, 5 भाई होते हैं तो पता चलता है ना कि उनकी उम्र में क्या फासला है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन जुड़वा। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, एनडीए चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्व करता होंगे। हो सकता है आप खुलासा नहीं करना चाह रहे। महागठबंधन सीट शेयरिंग में इस बार दावा कर रहा है कि वो पहले आपसे कर रहे हैं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई महागठबंधन आपसे पहले कर लेगा सीट शेयरिंग? वो तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी पहले उन्होंने तो 15 की डेडलाइन दे दी है ना। कुछ नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। बहुत लोग तो बोल रहे थे कि 3 महीना पहले मैं कर दूंगा, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन सब कुछ समय पर होता है। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम का जो है जिक्र हम कर रहे हैं सवाल के साथ कि अब की बार किसकी सरकार की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार सिर्फ नेतृत्व करता है या चुनाव के बाद भी नेतृत्व सरकार का वही करेंगे? चुनाव के बाद भी नेतृत्व सरकार का नीतीश कुमार जी करेंगे। यानी बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही शपथ लेते फिर देखेगी निश्चित रूप से बिहार की जनता एनडीए के सरकार को पसंद करेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद करेगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आते हैं एक बार।
देखिए, लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि आपने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई है। इसका मतलब है लोगों को भी मन में कहीं आशंका रहती है कई बार। सीट बंटवारे का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि आप 2014 में नीतीश कुमार से अलग होकर लड़े, आपने 22 सीटें अकेले जीती थी। उसके बाद आपने 5 सीटें अपनी छोड़ी और नीतीश कुमार के साथ 17-17 का फॉर्मूला आया। यानी एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को बराबर में लेकर चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार एक मनोवैज्ञानिक बढ़त या मनोवैज्ञानिक दबाव किस तरह का दिखेगा जेडीयू पर या बीजेपी पर, ये दिलीप जी कहना बहुत आसान होता है कि हम एनडीए के रोल में होंगे, लेकिन जब आप 5 दलों में सीट बंटवारा करते हैं तो आप संख्या बल भी देखते हैं ना, किसको कितनी सीटें देंगे। ऐसा तो है नहीं कि सबको बराबर बराबर हमने बांट दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और आप बराबर, क्योंकि एक बयान कल भी आया है कि हम लोग बराबर सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, और ये बयान बीजेपी से आया है। ये काम प्रदेश के यानी हम लोगों का नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेती है। और केंद्रीय नेतृत्व में जब सभी दल बैठते हैं तो वहाँ पर ये फैसला होता है कि गठबंधन में किनको कितना क्या सीट मिलेगा। लेकिन इस बार हमारे जितने भी नेता हैं गठबंधन के, सबके मन में एक ही विचार है, आने वाले समय में एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। और जो आपने सवाल किया, ये सवाल जो है केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर हम लोग के यहाँ फैसला होता है। ठीक है, आप केंद्रीय नेतृत्व से ही फैसला करा लीजिए। लेकिन अब थोड़ा एक और मुद्दे पर आते हैं, और आपके गठबंधन में एक और मुद्दा है चिराग पासवान। चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग जी तो प्रत्येक दिन आप और ये एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, ये सवाल बीजेपी से ही पूछने लायक है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के ही अगेंस्ट कई बार नजर आते हैं, तो बीजेपी की ही जिम्मेदारी है कि उनको साध कर रखना है। चिराग पासवान जी बहुत ही मजबूती के साथ, हाँ, एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ खड़ा है। कल आपने देखा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव था और इंडी गठबंधन ने पूरे देश के अंदर, जनता कल ही पहचान गई इंडी गठबंधन के चाल को। इंडी गठबंधन ने पूरे देश के अंदर भ्रमजाल फैलाने का प्रयास किया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जिस तरह से विक्ट्री हुआ, मैं विक्ट्री शब्द बोल रहा हूं, जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की विक्ट्री हुई है, पूरा देश इस बात को समझ गया है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ये बहुत ही मजबूत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है, कल वो पता लग गया पूरे देश को कि जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ या इस देश के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस देश में चलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल से आपको सांसद चोर और पता नहीं क्या क्या कह दे विपक्ष, क्योंकि क्रॉस वोटिंग भी हुई है और उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर ऐसा क्या चमत्कार मैं मोदी उसको जी क्रॉस वोटिंग नहीं कहता हूं। हाँ। मैं ये कहता हूं कि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोग दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर भी विश्वास रखते हैं। ये कल साबित हुआ है। विपक्ष इस चीज को थोड़ा ही ना मानेगा। नहीं, मैंने कहा ना कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत का इतना मजबूत है कि उस पर इंडी गठबंधन का जो भ्रम जाल था वो समाप्त हो गया। उनको मालूम था पहले ही कि इस तरह का होने वाला है, तो बहुत लोग देश छोड़कर इधर उधर भी चले गए थे। ठीक है, बीजेपी को कभी ऐसा लगा या दबाव महसूस हुआ कि 20 साल के बाद अगर जनता सोच रही है या विपक्ष एक प्रेशर बना रहा है कि चेहरा बदल जाना चाहिए, क्या बीजेपी को कभी यह दबाव महसूस हुआ कि वाकई जनता को लग सकता है कि 20 साल के बाद भी एक ही चेहरा क्यों? देखिए, बताते हैं, ये राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं। माँ बाप तो हम नहीं बदलते हैं बुजुर्ग होने पर, अपने गुरु को तो नहीं बदलते हैं बुजुर्ग होने पर। सत्ता एक व्यवस्था चलाती है। जब भी कोई नेतृत्व करता सरकार बनाते हैं तो एक व्यवस्था होती है जिसमें बीजेपी भी है, एलजेपी भी है, हम भी हैं और हमारे रालोमो पार्टी भी हैं। और एक व्यवस्था के तहत आज जो सरकार चल रहा है, तो ये एनडीए सरकार की एक व्यवस्था सरकार चलाती है और नेतृत्व हमारे जो है वो अभिभावक होते हैं। इसीलिए इस तरह का माहौल बनाने का जो प्रयास विपक्ष कर रही है, वो जनता समझ रही है कि भाजपा, जदयू और जो हमारे एनडीए गठबंधन दल के हमारे नेता हैं,
ये एनडीए सरकार सभी लोग मिलजुल करके बिहार को विकसित राज्य के सपना को पूरा करने जा रही है। कि बीजेपी को कभी ये दबाव महसूस हुआ या नहीं? बीजेपी बहुत बड़े दिल की पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल भी बहुत बड़ा होता है, और जिस पार्टी का दिल बड़ा होता है वहाँ ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई इस तरह का सवाल उठता है। आप इसको बड़ा दिल कहते हैं, विपक्ष कहता है कि बीजेपी लाचार है, बेबस है, मजबूर है, उसके पास नेता नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष कितना ये इस बात को तो कल पता लग गया कि बीजेपी कितना बेबस और मजबूर है। कल उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में विपक्ष को पता लग गया, और आज तक बहुत नेता का मोबाइल स्विच ऑफ है। नीतीश कुमार वाकई आपकी मजबूरी तो नहीं है कि आपको लगता है? नीतीश कुमार जी एक सोशल इंजीनियर हैं, एक अच्छे नेता हैं, और आपने अभी दिखाया कि एक ईमानदार नेता है। उनकी व्यक्तिगत छवि एक साफ सुथरा और ईमानदार नेता का है। इसलिए नीतीश कुमार जी पर किसी भी तरह का उंगली उठाना, मुझे लगता है कि विपक्ष में भी साहस नहीं है। बीजेपी के पास कोई चेहरा अगर नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर देखें तो? नहीं, ये तो बीजेपी के चेहरा की बात तब आती है जब उस तरह के सवाल हमारे एनडीए गठबंधन में उठे। तो ये आपके अंदर हो या विपक्ष के अंदर हो, आपके अंदर भी नहीं है। ये विपक्ष की भाषा कभी कभी उपाय नहीं है, सवाल तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग उन सब भाषा, इसको आप विपक्ष की भाषा समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको विकल्प तो लेकर चलना पड़ता है ना। हम लोग विकल्प लेकर चलना ही पड़ता है। मैंने कहा ना कि विपक्ष की साजिश और भ्रमजाल में ना जनता पढ़ने वाला है, ना बीजेपी पढ़ने वाला। चलिए, मैं इसको दूसरे तरीके से ये देख रहा हूँ कि भाई कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो सोचता है कि वो वही क्रैक कर लेंगे। हो सकता है कि उसका एक विकल्प भी लेकर चल रहा है कि अगर यूपीएससी में नहीं हो गया तो कहीं और कर लेंगे। ये भविष्य का सवाल जो है, हमें लगता है हम लोग को वर्तमान ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भविष्य पर सवाल करने का और जवाब देने का हक अभी किसी को नहीं। मैं आपसे कुछ और मुद्दे पूछूं कि बिहार में मुद्दे क्या होंगे, उससे पहले मैं एक दो मुद्दे गिनाता हूं। करप्शन, बिहार में एक आम धारणा है कि करप्शन है। नीतीश कुमार की छवि बेदाग रही है, नीतीश कुमार बहुत ईमानदार रहे हैं, लेकिन बिहार में करप्शन को लेकर बड़ा सवाल उठा है कि हर दफ्तर में करप्शन है। देखिए, करप्शन को अगर डिफाइन कीजिए आप, करप्शन को जब डिफाइन कीजिएगा तब लगेगा कि बिहार के करप्शन की चर्चा जब आती है पूरे देश के पैमाने पर, तो बिहार में बहुत हद तक सुधार हुआ है। और आज बिहार में कानून का राज है, और जो भी हमारे अधिकारी हैं, आप रोज अखबार में अगर आप 2 महीने का ही अखबार उल्टा के देख लीजिए तो एक भी करप्शन या अपराध करने वाला इंसान बच नहीं पाता है। कानून का शिकंजा यहाँ बहुत ही, कानून का राज है, और रोज ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हों। कल भी आप देख लीजिए, लेकिन इतना बेखौफ है कि वो क्राइम और करप्शन करता है। बेखौफ नहीं है, इसलिए बेखौफ नहीं है कि अगर 100 में 10%, 15% लोग इस तरह के सोच के तो वो भी आज जेल के सलाखे के अंदर हैं, या फिर उनको जो है सजा मिलता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव सवाल बस एकदम आखिर में लूंगा कि आपके हिसाब से इस वक्त चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है? 2-3 मुद्दे अगर गिनाना चाहें, या कोई एक मुद्दा जो लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा चुनाव का। बड़ा मुद्दा ये है कि एक सपना देखा था राजद और कांग्रेस ने, और उसने हमारे यहाँ महिलाओं को गांव-गांव में जाकर और भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 2,500 रुपया देंगे। उसको माई बहन योजना बोल रहा था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि तुम्हारी सरकार तो आने वाली है नहीं, लेकिन मेरी सरकार है। हम चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले ही 10,000 रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, 4 महीना आगे तक का भी हम एक साथ गारंटी दे देंगे। तो अब जो है, अब विपक्ष कांग्रेस और राजद के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ठीक है, चलिए, कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास समय नहीं। अब की बार किसकी सरकार आपके मुताबिक? अब की बार तो एनडीए की भारी बहुमत से सरकार। चलिए, ठीक है। जी न्यूज़।